चलिए आंसर सुनिएगा, ठीक है। नहीं हुई, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए सर, चेक कर, वो तो रही रिकॉर्डिंग। चलिए, चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे लेजर। आपको पता चल गया किसी भी अकाउंटिंग एंट्री में जो इम्पैक्ट डालते हैं अकाउंट्स, उनको हम लेजर कहते हैं। या आसान भाषा में, किसी भी अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखा होता है। अविनाश पांडे जी, आप विपिन जी से कोऑर्डिनेट करिए, वो आपको ऐड करेंगे, ठीक है ना। किसी भी अकाउंटिंग एंट्री में डेबिट या क्रेडिट साइड में जो दिया होता है उसी का हम लेजर बनाते हैं, ठीक। अब हमने हमने जब लेजर बनाने गए तो हमारे मन में एक डाउट आया कि जरा हम चेक कर लें कि क्या मार्ग में पहले से लेजर बने होते हैं या नहीं बने होते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे लेजर मार्ग में पहले से बने हैं, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि मार्ग या ईआरपी सॉफ्टवेयर ने लेजर बना के दे रखे हैं कि हमें लेजर बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये गलत है। मार्ग ने लेजर तो बना के दे रखा, बना के आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ लेजर क्यों बना के दे रखे हैं और वही लेजर क्यों बना के दे रखे। आप सभी लोग मान लो बिजनेसमैन हो, आप सभी लोग मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ठीक। अब अभिजीत सर मेरे पास आए, अब जी सर ने कहा सर ये मुझे किस काम आता है। हमने कहा सर इस पे बिजनेसमैन अपने फर्म के अकाउंट्स, इन्वेंट्री, टैक्स, जीएसटी ये सब मैनेज करते हैं। तो फिर अभिजीत सर ने क्वेश्चन पूछा सर ये सॉफ्टवेयर आपका यूज कौन करता है। हमने कहा बिजनेसमैन। कहें ठीक। अब अभिजीत सर ने कहा सर एक चीज बताओ, आपके जो मान लो 100 बिजनेसमैन हैं, तो 100 बिजनेसमैन में से कितने बिजनेसमैन सेल ना करते। हमने कहा सर ऑलमोस्ट मैन परचेज सेल तो करते ही हैं। तो अभिजीत सर ने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा कि सर एक चीज बताओ, अगर आपने 100 लोगों को सॉफ्टवेयर दिया है और आपको पता है कि 100 में से 99% लोग सॉफ्टवेयर का, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं, हाँ, हाँ सुनिए, सुनना 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 यार, मैं थोड़ा आगे बीच में आ गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बताइए, अगर आपके 100 में से 99% लोग अपने सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री करेंगे, और आप कहते हो अगर हम सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री करते हैं तो हमें परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। हमने कहा हाँ। तो सर ये बताओ ना, जब आपको मालूम है कि 100 में से आपके 100 लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपको मालूम है 100 में से 99 लोग परचेज करते हैं और उनको परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, तो ये कॉमन लेजर हो गया ना। हमने कहा हाँ। तो कहते हैं सर पहले ही से सॉफ्टवेयर में बना क्यों नहीं दे देते हो ताकि उनका समय बचे। हमने कहा बात तो सही है। तो हमने क्या किया अपने सॉफ्टवेयर में, परचेज जब बताऊं जो आपके काम के हैं, जो बने हुए काम के हैं, तो हमने सॉफ्टवेयर में परचेज का लेजर पहले से बना के दे दिया, ताकि अगर आप परचेज की एंट्री करने जाओ तो आपको परचेज का लेजर ना बनाना पड़े। आगे बढ़ते फिर कहने लगे सर ये बताओ आप में से, अगर अगर हम सेल की एंट्री पास करेंगे, अपने सेल बिल बनाएंगे सॉफ्टवेयर से, तो हमें सेल का लेजर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो सर सभी सेल करते हैं, और सेल का ट्रांजेक्शन अगर सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना है कि लेजर की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में सेल का लेजर पहले से बना के दे दो, समय बचेगा या नहीं बचेगा। एक कॉमन लेजर है ना, इसको सभी लोग यूज करते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हमने सेल का लेजर भी सॉफ्टवेयर में पहले से बना के दे दिया। फिर अब भाई कोई भी बिजनेसमैन परचेज सेल करेगा, कोई भी बिजनेसमैन अगर परचेज सेल करेगा, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा। तो हमने जीएसटी का लेजर भी सॉफ्टवेयर में पहले जीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है,
एंड IGST हो सकता है। तो जीएसटी का लेजर भी क्योंकि ये देखो एक कॉमन है, आप लोगों को पता लगेगा ना क्यों बना के दिया, क्योंकि वो लेन देन, वो लेजर, वो लेन देन जो हर बिजनेस में होते हैं, तो उससे संबंधित लेजर हर बिजनेसमैन को जरूरत है। तो हम चाहते हैं ये कॉमन है, हर लोग यूज करते हो, हम पहले से बना, फिर अभी मैं बताऊंगा आगे। अब सर ये बताओ, बहुत सारे बिजनेस लॉस हुआ है, तो हर बिजनेसमैन अगर कहीं ना कहीं तो वैल्यू आएगी ना, प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू कहीं ना कहीं तो पोस्ट होगी ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी लेजर हमने पहले से बना के दे दिया है। ठीक। अब एक क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। अभी तक मैंने जितना आपको बताया, इसमें आपने एक चीज सीख ली कि सर वो लेजर जो कॉमन होते हैं, वो लेन देन जो कॉमन है, हर बिजनेस में यूज होते हैं, तो उससे संबंधित आपने, यानी जो लेजर सॉफ्टवेयर में पहले से बने वो एक कॉमन लेजर है, हर बिजनेसमैन को उन लेजर्स की जरूरत पड़ती है, हर बिजनेसमैन उससे संबंधित लेन देन करता है, तो वो एंट्री पास करने के लिए वो लेजर ना बनाना पड़े। सेम उसी तरह मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दीजिएगा। तो कौशल जी ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताओ क्या बैंक का लेजर पहले से बना होता है सॉफ्टवेयर में, क्योंकि बैंक भी तो एक कॉमन लेजर है, हर बिजनेसमैन बैंक से पेमेंट करता है, चेक से पेमेंट करता है, तो बैंक भी तो एक कॉमन लेजर हो गया। हाँ भाई, कॉमन लेजर तो है। भाई मेरा बिजनेस है तो मैं भी बैंक चेक से पेमेंट करता हूँ, चेक से पैसा रिसीव करता हूँ, अब उसके लिए बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। तो चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्या मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में बैंक का लेजर पहले से बना होता है या नहीं, कॉमन लेजर तो है, क्या बना होता है नहीं, यस या नो, फटाफट आंसर दीजिए। 20 सभी लोग बोलिए। तो वो आंसर सभी लोग दोगे ना तो ये रहता है ना, गलत ही तो होगा, समझ तो आएगा ना। आज गलत दोगे कल सही दोगे, आंसर ही नहीं दोगे तो सीखो कहां से। चलो भाई देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया। जिन्होंने नो बोला है वो सही हैं, और जिन्होंने यस बोला है वो गलत है। जी बिल्कुल नहीं, बैंक का लेजर सॉफ्टवेयर में पहले से बना नहीं होता है। तो सर अभी तक जो कंसेप्ट हमें सिखा रहे थे क्यों बने हैं पहले से लेजर, उसमें ये भी तो फिट होता है, इसको क्यों नहीं बना के दिया। इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक कॉमन ट्रांजैक्शन है, हर बिजनेसमैन बैंक से लेन देन करता है, लेकिन भाई हर बिजनेसमैन का बैंक अकाउंट अलग अलग बैंक में होता है ना, आपका एसबीआई में है, किसी का पीएनबी में है, किसी का आईसीआई बैंक में है, किसी का एचडीएफसी बैंक में है। तो भैया मार्क को कैसे पता चलेगा कि आप, अब मैं कितने बैंक के लेजर क्रिएट करूंगा, तो मुझे कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। इसलिए बैंक का लेजर पहले से नहीं बना होता है। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अब मैं सॉफ्टवेयर में दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए परचेज, देखो परचेज का लेजर पहले से बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना हुआ है, सीजीएसटी, ये देखो जीएसटी का लेजर, अलग अलग रेट होते हैं ना, 5, 12, 18, 28, उसके लेजर पहले से बने हुए हैं। यानी कहने का मतलब जो कॉमन लेजर्स होते हैं, जो लेन देन हर बिजनेसमैन करता है, उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए उस लेजर की रिक्वायरमेंट है, तो मार्ग में वो लेजर पहले से बना के दे दिए गए हैं। लेकिन बात आप किस सप्लायर से माल खरीदते हो, किस बायर को माल बेचते हो, उसका नाम क्या है। तो कहने का मतलब मार्ग ने कुछ लेजर पहले से बना के दे रखे हैं, बाकी लेजर्स आपको खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक, समझ में आई बात। अच्छा, जो लेजर एक अगला पॉइंट जो लेजर एक बार आप बना चुके हैं या बना हुआ है, उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती है। जो लेजर आप एक बार बना चुके हैं या बना हुआ है, यानी अब परचेज का लेजर आपको कभी भी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सर बना दिया तो गलत कर रहे हैं। तो बस एके लिमिटेड की जगह कैश हो जाएगा। विपिन जी परचेज में एके लिमिटेड की जगह परचेज तो आएगा ही, परचेज में तो वैल्यू आएगी, एके लिमिटेड की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश हो जाएगा। देंगे, पॉइंट क्लियर है, इतना समझ
में आया? चलिए अब ठीक है, हमने सामान परचेज कितने का किया ये बताओ जरा। ये सामने ये तीन, ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये 3 पॉइंट लिखे, इसमें बताओ आपने, अगर मैं पूछूं कितने रुपए परचेज किया है तो क्या आंसर होगा? आपने कितने, मैं मुझे परचेज वैल्यू जाननी है, फटाफट बताओ। आपने कितने रुपए का परचेज किया, कैलकुलेट कर लो। हाँ, नहीं, टोटल वैल्यू बताओ। 200 रुपए का 1 यूनिट का दाम है। हाँ देखो मैं बताऊं, आपसे अगर कोई पूछे कितने रुपए का आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो आपने परचेज किया है 20,000 का। सर ये टैक्स का 5%, 20,000 का 5% क्यों नहीं जोड़ लो रुपए पे? आपने 5% टैक्स किया होगा। तो देखो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो आगे पढ़ाया जाएगा, तो ये 5% बाद में दिखता है। तो 5% टैक्स भी तो दी है, तो जीएसटी जब हम पे करते हैं तो जीएसटी को हम @5% डेबिट में लिखते हैं। चलिए अभी इसको उतना नहीं करना है, ठीक है, इसको डीआर। तो अगर ये एंट्री मुझे पास करनी है, अगर ये एंट्री मुझे पास करनी है तो मुझे परचेज का ले और एके लिमिटेड का लेजर बना देगा। ठीक है, अब अभी आपने सीखा कि परचेज का लेजर तो सब मांग में पहले से बना रहता है। ठीक, आपको अभी मैंने सिखाया ना, किसी भी अकाउंटिंग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट साइड में जो लिखा होगा उसी का हम ले। तो अगर ये ट्रांजैक्शन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है जरा, तो अगर ये ट्रांजैक्शन अगर आपको देखना है, यहाँ पे आपको परचेज का लेजर बनाना है, ठीक है, जीएसटी का लेजर बनाना है, ठीक है, और एके लिमिटेड का लेजर बनाना है। तो आपको मालूम है परचेज का लेजर बना है, जीएसटी का भी बना है, सिंपली आप एके लिमिटेड का लेजर बनाओगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं लेजर बनाने जा रहा हूं एके लिमिटेड का। ठीक, तो जैसे ही आप एके लिमिटेड का लेजर बनाने जाओगे, यहाँ पे न्यू लेजर में गए, एके लिमिटेड का लेजर, जरा फटाफट बताओ, एके लिमिटेड बनाने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर हमसे ग्रुप पूछ रहा है कि भाई एके लिमिटेड का लेजर आप किस ग्रुप के अंदर बनाओगे। तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ किस ग्रुप के अंदर बनेगा। सभी लोग आंसर दीजिए। एके लिमिटेड से आप सामान परचेज कर रहे हो उधार में, तो एके लिमिटेड का लेजर किस ग्रुप के अंदर बनेगा? हाँ, क्रेडिटर, बिल्कुल सही। अतुल बिल्कुल सही, बिमलेश बिल्कुल सही, विपिन बिल्कुल सही, अविनीश पांडे बिल्कुल सही बताया कि क्रेडिटर के अंदर बनेगा। क्यों? क्योंकि सर आपने हमें सिखाया था कि जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, और जिसको हम उधार सामान बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है। तो क्रेडिटर वर्ड से पहले वो बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, एस किया। अब देखो हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी से सामान परचेज कर रहे हो उधार में, तो आप खरीदा है तो उसका लेजर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर ग्रुप के अंदर। ठीक है, एंटर, यहां लिख दिया एके लिमिटेड। ठीक है, लेजर क्रिएशन हम सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आप लोगों को, आप में से भाई बहुत से लोगों को ये आता होगा, लेकिन हम आपको जो सिखाएंगे, हम लेजर नेम से लेके और ये हाइट तक के सारे ऑप्शन बताएंगे कि किसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो हमने लेजर का नाम लिख दिया, जिस सप्लायर से माल खरीद रहे हैं उसका नाम लिख दिया। ठीक, एंटर, स्टेशन की कोई जरूरत नहीं, लोकेशन का नाम होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एंटर। फिर सर ये दोबारा क्यों ग्रुप पूछ रहे हैं? देखिए, अगर आपने लेजर बनाते समय गलत ग्रुप सेलेक्ट कर दिया तो आपको यहाँ से बाहर कैंसिल करके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने लेजर बनाते समय मान लो डेटा ग्रुप के अंदर के लिमिटेड का लेजर बना दिया और आपको याद, अरे यार ये तो गलत ग्रुप सेलेक्ट कर दिया, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यही स्पेस बार प्रेस करिए, नो पे जाइए और अपना सही ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये जो दिया है, इसका मतलब है कि अगर आपने बाहर जब एंटर किए और गलत ग्रुप सेलेक्ट कर दिया, तो लेजर बना रहे हैं तो आपको, या लेजर मॉडिफाई कर रहे हैं तो ग्रुप को चेंज करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप चेंज कर सकते हो। नो पे जाओ और अपना जो सही ग्रुप है वो कर लो। ठीक, उसके बाद एंटर किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बैलेंसिंग मेथड, स्पेस बार, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, बिल बाय बिल, पीफो, ऑन अकाउंट। तो
पहला क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ हम बिल बाय बिल सेलेक्ट करें तो क्या होगा, फीफो सेलेक्ट करें तो क्या होगा, और ऑन अकाउंट सेलेक्ट करें तो क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, ये जो बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन है ये केवल 2-3 टाइप के लेजर में आता है। मैंने बोला 2-3, यानी 3 में भी आ सकता है, लेकिन अभी मैं 2 ही बता रहा हूँ। आसान करके सीखेंगे, उसमें एड ऑन करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अगर आपको 1 2 3 4 सीखना है तो एक साथ 1 2 3 4 पढ़ेंगे कभी नहीं सीख पाएंगे। पहले 1 2 सीखिए, जब तक 2 परफेक्ट हो गया तब तीसरे पे जाइए। तो मैंने आपको बताया कि जो बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन है ये केवल 2 टाइप के लेजर में आएगा। किसके किसके? अगर आप किसी डेटर का लेजर क्रिएट कर रहे हो या फिर किसी क्रेडिटर का लेजर क्रिएट कर रहे हो। देखिए, अगर हम सन्ड्री डेटर का लेजर बना रहे हैं तो बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन आ रहा है। अगर हम सन्ड्री क्रेडिटर का ले रहे हैं तो बैलेंसिंग मेथड होता है। अगर मान लीजिए मैं किसी इनकम का लेजर बनाऊं, ठीक है, मान लो हमें कमीशन रिसीव हुआ, अगर किसी इनकम का लेजर बना रहा हूं, देख रहे हो इनकम के अंदर कमीशन, तो बताओ कहाँ बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन आया क्या? चैट बॉक्स में देखिए, आया? तो कल पूछूंगा कि बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन किस टाइप के लेजर को क्रिएट करते समय आता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि अगर हम सन्ड्री डेटर का लेजर क्रिएट करें या फिर हम सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करें तो बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन आएगा, बाकी लेजर्स में नहीं आता है। इसी में जरूरत होती है। चलिए, मान लीजिए हम डेटर ही मान, तो यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग मेथड में 3 ऑप्शन, सर एक चीज तो समझ में आ गई, आपने हमें सिखा दिया अच्छी तरह कि अगर हम सन्ड्री डेटर का लेजर क्रिएट करेंगे या हम सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करेंगे तभी बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन आएगा, बाकी लेजर्स को क्रिएट करते बने किसी दूसरे ग्रुप में लेजर बनाएंगे, एक्सपेंस, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स तो नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ ये बैलेंसिंग मेथड होता क्या है? अगर बैलेंसिंग मेथड में बिल बाय बिल सेलेक्ट करें तो क्या होगा, अगर बैलेंसिंग मेथड में फीफो सेलेक्ट करें तो क्या होगा, और अगर बैलेंसिंग मेथड में ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर होगा। रेडी हो सीखने के लिए? 10 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। विपिन विपिन जी कुछ समझना नहीं है यहाँ पे, अभी तो समझाना है मुझे, ठीक है ना। पहले मैं ये बता दूं, कल मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, कल क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, परसों मंडे से, ठीक है ना। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने ये सिखाया कि ये जो लेजर को क्रिएट करते समय ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है बैलेंसिंग मेथड, ये केवल 2 टाइप के लेजर में आएगा। अगर आप सन्ड्री डेटर का लेजर क्रिएट करोगे तब आएगा, और अगर आप सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करोगे तब आएगा, बाकी लेजर्स में नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर? अब डिस्कशन आता है कि अगर यहाँ बैलेंसिंग मेथड में हमने बिल बाय बिल ले लिया तो क्या होगा, लेजर को बनाते समय बिल बाय बिल यहाँ सेलेक्ट करें तो क्या होगा, फीफो सेलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, और अगर ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर दिया तो क्या हो गया। चलिए रेडी कर सीखते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में किसी को जानकारी है? ये बताइए, आप में से ये जो बैलेंसिंग मेथड, अनम्यूट कर रहा हूं, बैलेंसिंग मेथड क्या होता है? बिल बिल बाय बिल लेंगे, फीफो लेंगे, ऑन अकाउंट लेंगे, इसका क्या यूज है, कोई बता सकता है मुझे? सर फीफो में तो क्या था, पहले फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट होता है, हम्म। और विल वाइज में होगा जैसे हमने पहले परचेज किया वो पहले सेल कर देते, नहीं, सेल से मतलब ही नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, म्यूट कर और लीजिए ऑन सबको। अकाउंट्स में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, चलिए देखिए, प्लीज इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। और ना समझ में आए तो बताइएगा, वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हम जब लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो हमने आपको बताया जब डेटर का लेजर क्रिएट करोगे या क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करोगे तो एक फील्ड आ रही है बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। ये वाली फील्ड की बात कर रहा हूं, ये देखिए, जब आप लेजर क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है बैलेंसिंग मेथड, ठीक। इसी पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, 5 मिनट क्लास आज आगे जा सकती है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब बैलेंसिंग मेथड में समस्या ये हुई, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, बिल बाय बिल, फीफो और ऑन अकाउंट। पहले हम ये डिस्कस करेंगे
कि ये बैलेंसिंग मेथड होता क्या है, और अगर इस बैलेंसिंग मेथड में हम बिल बाय बिल सेलेक्ट करें तो क्या होगा, अगर हम इस बैलेंसिंग मेथड में लेजर बनाते समय पीफो सेलेक्ट करें तो क्या होगा, और ऑन अकाउंट सेलेक्ट करें तो क्या होगा। ध्यान समझिएगा। नंबर 1, बिल बाय बिल। अब समझना मेरी बात को। मान लीजिए मैंने अप्रैल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, अप्रैल में मैंने ये फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं, दिख रहा है ना सब लोगों को? एक मिनट, हाँ, मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ, मैंने अप्रैल में मैंने विपिन जी को सेल किया, कितने का? 10,000 का सामान, ठीक। मई मंथ में मैंने विपिन जी को फिर सेल किया, कितने का? 12,000 का सामान, ठीक। जून मंथ में मैंने, विपिन जी मेरे पास आए, मैंने विपिन जी को फिर सेल बिल बनाया, कितने का? 18,000 का, ठीक। तो मैं जब सॉफ्टवेयर से मैंने तीन सेल बिल बना दिए, एक 10,000 का, एक 12,000 का, और एक 8,000 रुपए का। अब मैं जब मिस्टर विपिन सॉफ्टवेयर में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने जाऊंगा, ठीक है ना, बकाया बैलेंस देखने जाऊंगा मिस्टर विपिन जी का, तो मिस्टर विपिन का हमारे दिखा रहा होगा कि हमारे डेटर हैं, और विपिन जी के आगे कितना बैलेंस लिखा होगा? 40,000 रुपए। यही होगा ना? सही है भाई, तीन बिल बनाए, तीनों बिल में एक बार 10,000, एक बार 12,000, एक बार 18,000, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस विपिन जी का कितना दिखा रहा है? 40,000। तो जब विपिन जी रिपोर्ट, हम जब रिपोर्ट देख रहे हैं, तो हमने कहा सर यहाँ एक गड़बड़ है। कहें क्या? हमने कहा सर मालूम है, हम जब आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट विपिन जी की देखने जाए ना, तो हम ऐसे रिपोर्ट नहीं देखना चाहते हैं। तो हमने कहा कैसे देखना चाहते हो? उन्होंने कहा हमने 3 सेल बिल विपिन जी को बनाए। हमने कहा ठीक है। तो जब हम उनका आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने जाएं, तो रिपोर्ट ऐसे दिखाए कुछ ऐसे, मतलब कि हमें यहाँ पे ये तो पता है कि विपिन जी हमारे 40,000 रुपए से देनदार हैं। अभी ये ना होता तो हमें ये तो पता है कि विपिन जी हमारे 40,000 रुपए से देनदार हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि 40,000 रुपए में जो विपिन जी हमारे 40,000 रुपए से देनदार हैं, तो हमारे और उनके बीच 40,000 रुपए में एक लेन देन हुआ या कई लेन देन हुए, और अगर कई लेन देन हुए तो कब कब कितने कितने रुपए का लेन देन हुआ, ये तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से पता ही नहीं चल रहा है। हमने कहा बात तो सही है। तो विपिन जी कह रहे मुझे ऐसे रिपोर्ट चाहिए, ऐसे, जब मैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने जाऊं तो मुझे ऐसे चाहिए, ये कि भाई विपिन जी किसी भी डेटर, ये देखो, ये बैलेंस सेम डेटर में सेम क्रेडिटर में, मान लो कोई हमारा 50,000 से लेनदार है, तो मैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने जा रहा हूँ कि ये 50,000 रुपए से लेनदार है हमारा, तो ये हमारे इसके बीच 50,000 रुपए में एक लेन देन हुआ या कई हुए तो कब कब हुए, पूरा डिटेल है, राइट। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट किसी डेटर या क्रेडिटर की देखने जा रहे हो, तो आप ये भी चाहते हो कि टोटल वो कितने रुपए से देनदार है, ये भी बताए सॉफ्टवेयर हमको रिपोर्ट में, और ये भी बताए कि 40,000 में हमारे उसके बीच कब कब कितने कितने रुपए के लेन देन हुए। तो अगर आप उस पार्टी के लेजर में बैलेंसिंग मेथड में, ध्यान से सुनना क्योंकि आगे और आगे जैसे हम तीनों पे बढ़ेंगे ना, थोड़ा टफ है, टफ इन द सेंस कंफ्यूजन होगा, टफ नहीं कंफ्यूजन होगा। तो अगर हमने बैलेंसिंग मेथड में लेजर में बिल बाय बिल कर दिया, तो क्या होगा, जब भी हम किसी से उधार लेंगे यानी परचेस करेंगे, या जब भी हम किसी को उधार देंगे यानी सेल करेंगे, तो हर लेन देन के, हर सेल एंट्री करने पर एक न्यू रेफरेंस रेडी होगा, हर लेन देन पे। आप लोगों ने देखा है, होता होगा जो एंट्री करते हैं उधार में, उधार की बात कर रहा हूं, नगद में नहीं, उधार में, ठीक है। तो अब अगर हमने बैलेंसिंग मेथड में बिल बाय बिल ले रखा है, तो जब भी हम विपुल जी को उधार देंगे, तो हर लेन देन के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वन, अभी सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे वो बिल नंबर ही पिक कर लेता है, रेफरेंस नंबर। तो
अगर हम बैलेंसिंग मेथड में बिल बाय बिल सेलेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि जब भी हम किसी को उधार देंगे या जब भी हम किसी से उधार लेंगे तो हर लेन देन के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिससे फायदा ये होगा कि जब हम उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर हमें उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऐसे दिखाएगा कि हमारे इसके बीच, हमारे और विपिन जी के बीच विपिन जी हमारे 40,000 रुपए के देनदार हैं और हमारे और विपिन जी के बीच 40,000 में ये लेन देन, ये अप्रैल में इतने का, मई में इतने का, जून में इतने का हुआ है। अच्छा सर, अब समझ में आ गया। बैलेंसिंग मेथड में अगर हम बिल बाय बिल सेलेक्ट करेंगे तो हर लेन देन के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिससे हमें जब हम उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने जाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे इनके बीच, अगर ये हमारे 20,000 रुपए से देनदार है तो हमारे इनके बीच 20,000 में एक लेन देन हुआ था या कई लेन देन हुए थे, और कई लेन देन हुए थे तो कब कब कितने कितने रुपए के हुए थे। इतना समझ में आया? आगे बढ़े फिर, चैट बॉक्स में लिख के बताओ ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो बिल बाय बिल तो समझ में आ गया। अब थोड़ी दिक्कत होगी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमने लेजर बनाते समय बैलेंसिंग मेथड में फीफो ले लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर लेजर बनाते समय हमने बैलेंसिंग मेथड में फीफो सेलेक्ट किया है, फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक, तो क्या होगा? तो अगर हमने लेजर बनाते समय बैलेंसिंग मेथड में फीफो ले लिया और सेम एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि हमने विपिन जी को अप्रैल में सामान बेचा, मई में बेचा और जून में बेचा, तो जब हम उनका आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर अगर हमने फीफो लिया है, अगर हमने फीफो लिया है तो जब हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने जाएंगे तो भी सेम एक्टिविटी होगी। सॉफ्टवेयर हर लेन देन के बाद सॉफ्टवेयर रेफरेंस नंबर जनरेट, अगर आपने फीफो सेलेक्ट किया है तो भी सेम एक्टिविटी होगी कि हर लेन देन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और जब हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर हमको ये भी बताएगा कि वो पार्टी टोटल कितने रुपए से देनदार है, और ये भी बताएगा कि उस अमाउंट में हमारे और उसके बीच कितने लेन देन हुए हैं। अब थोड़ा कंफ्यूजन आया ना दिमाग में? अब मैं आपकी जगह बैठा होता, सर एक बार ऊपर आना, आ गया भाई, थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मैंने पूछा, तो मैं आपकी जगह तो बैठा होता तो मैं आपसे पूछता, मतलब आप पढ़ा रहे होते हमको, तो मैं आपसे पूछता सर आपने ये सिखाया कि अगर हम बैलेंसिंग मेथड में बिल बाय बिल सेलेक्ट कर रहे हैं, लेजर को बनाते समय बैलेंसिंग मेथड में बिल बाय बिल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने सिखाया जब भी हम किसी को उधार देंगे या जब भी हम किसी से उधार लेंगे तो हर लेन देन के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जी। उससे फायदा ये होगा कि जब उस पार्टी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर हमें टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी बताएगा, और उस टोटल अमाउंट के आउटस्टैंडिंग बैलेंस में हमारे उसके बीच एक लेन देन हुआ है या कई लेन देन हुआ ये भी बताएगा। जी बिल्कुल, ये आपने हमें बिल बाय बिल सेलेक्ट करने पे बताया, हमने कहा। फिर आपने कहा अगर लेजर बनाते समय फीफो सेलेक्ट करते हो, लेजर में फीफो लगा देते हो, इसकी बात कर रहा हूं, देखो एक बार देख लो, यहाँ पे अगर आपने फीफो कर दिया तो भी आप कह रहे हो कि अगर हमने यहाँ फीफो सेलेक्ट किया तो भी सेम एक्टिविटी होगी कि जब भी हम उधार सामान किसी को देंगे या किसी से उधार सामान लेंगे, मीन जब भी सॉफ्टवेयर में परचेज बिल बनाएंगे या सेल बिल बनाएंगे तो हर लेन देन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। जी सर बिल्कुल, तो इससे फायदा ये होगा कि हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल कितने रुपए से देनदार है या लेनदार है, और उस अमाउंट में हमारे उसके बीच कितने लेन देन हुए हैं। जी बिल्कुल, तो सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा? तो बिल बाय बिल सेलेक्ट करना है तो भी वही काम हो रहा है, फीफो सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी वही काम हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या आया? अब डिफरेंस समझिए। देखिए, बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन का इम्पैक्ट, ध्यान से सुनना इस बात को, बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन का इम्पैक्ट दो जगह पड़ता है, एक उधार लेते या देते समय। मैं बिल बाय बिल और फीफो में डिफरेंस समझा रहा हूँ। बैलेंसिंग मेथड का इम्पैक्ट दो जगह पड़ता है। पहला इम्पैक्ट कब पड़ता है? जब हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं। तो उधार यानी परचेज या सेल, तो उस सिचुएशन में तो चाहे बिल बाय बिल सेलेक्ट करो चाहे फीफो सेलेक्ट करो, दोनों सेम काम करेंगे, सेम एक्टिविटी करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है? अब बैलेंसिंग मेथड का दूसरा इम्पैक्ट कब पड़ता है? जब जो उधार दिया है या लिया उसका पैसा चुकाते हैं यानी पेमेंट, या उसका पैसा रिसीव करते हैं रिसीव।
यानी बैलेंसिंग मेथड का इंपैक्ट दो जगह पड़ता है, जब उधार देते हैं या लेते हैं परचेज सेल में ही पड़ता है, जब उसका पेमेंट करते हैं रिसिप्ट करते हैं तब पड़ता है। तो उधार देते या लेते समय तो बिल बाय बिल सेलेक्ट करो या फीफो सेलेक्ट करो, सेम काम कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब मान लीजिए विपिन जी को हमने 3 बार उधार सामान बेचा, तो जब इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख रहा हूं तो ये 3 बिल दिखा रहे हैं। तो अगर मैंने बिल बाय बिल लिया है, अब समझो, फिर से समझो, बिल बाय बिल लिया है, 3 बार उधार दिया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है 40,000 रुपए, इसमें 3 बिल इनके आउटस्टैंडिंग है, 3 बिल पेंडिंग है, ठीक। अब जब हम इनसे, अब विपिन जी ने आए हैं हमारे पास, अब सुनना भी बात को ध्यान से, विपिन जी हमारे पास आए, विपिन जी कह रहे हैं सर कितना बकाया है, हमने कहा 40,000 रुपए, कह रहे हैं 40,000 रुपए कैसे हो गया। हमने कहा देखिए विपिन जी, अप्रैल में आपने मुझसे 10,000 का सामान लिया था, मई में फिर आए थे तो 12,000 का ले गए थे, जून में फिर आए थे तो 18,000 का ले गए थे, टोटल 40,000 रुपए। कहे हाँ ठीक है। अब विपिन जी ने क्या किया, एक कहा कि ये लीजिए 25,000 रुपए रख लीजिए। विपिन जी से मुझे क्या हो रहा है, 25,000 रुपए रिसिप्ट हो रहे हैं, ठीक। तो रिसिप्ट हो रहे हैं, तो मैंने विपिन जी का नाम लिखा क्रेडिट में क्योंकि डेटर है, ठीक है, विपिन जी का नाम लिखा, ठीक, 25,000 रुपए। अब अगर बैलेंसिंग मेथड सेट किया है तो जैसे ही यहाँ 25,000 रुपए डालोगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उनके पेन, यहाँ पे एक पॉपअप विंडो, अभी सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे, नहीं तो मंडे को दिखाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आपने 25,000 रुपए लिखा तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक अगर बिल बाय बिल सेलेक्ट किया है तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन कर देगा, पेंडिंग इनवॉइस डिटेल, और यहाँ पे इनके तीनों पेंडिंग बिल शो कर देगा। और सॉफ्टवेयर आपसे ये पूछ रहा है कि जो 25,000 रुपए रिसीव हुए हैं इसमें से इनका कौन सा पेंडिंग बिल खत्म करना चाहते हो। ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है। हमने कहा 25,000 में से ये वाला पैसा एडजस्ट कर दो, ये खत्म हो गया। अब कितना भी बचा, 13,000 बचा है, हमने कहा ये वाला भी एडजस्ट कर दो, कितना बचा, 3,000 बचा। हमने कहा इसमें से, यानी 18 में से 3 कम हो जाएगा 15। यानी अगर हम बिल बाय, मान लो किसी पार्टी को हमने 4 बार सामान बेचा तो उसके 4 पेंडिंग बिल हैं, उसमें से उसने कुछ कुछ अमाउंट पेमेंट किया, तो वो मैं बिल बाय बिल में कहता, वो हम डिसाइड करेंगे जो पैसा मिल रहा है उसमें से उसका कौन सा पेंडिंग बिल सेटल किया जाए उस पैसे से, वो मेरा डिसीजन है, वो मैं खुद चॉइस करूंगा, सॉफ्टवेयर मुझे ऑप्शन देगा। लेकिन अगर यहीं पे आपने, अगर यहीं पे आपने फीफो लगा रखा होता, अगर यहीं पे आपने फीफो लगा रखा होता और तब आपको 25,000 रुपए रिसीव होते, तो सॉफ्टवेयर 25,000 अगर मिल रहा है ना, तो सॉफ्टवेयर आपको चॉइस नहीं देगा ये 25,000 रुपए में से इनका कौन सा बिल सेटल करना है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो पहले उधार दिए थे वो पैसा पहले एडजस्ट करेगा, यानी 25,000 में से पहले इस वाले बिल को ऑटोमेटिक, आपको पूछेगा नहीं, ऑटोमेटिक पहले इस बिल को खत्म करेगा, उसके बाद बचता है तो दूसरे बिल से खत्म करेगा, और उसके बाद बचता है तो अगले बिल से खत्म करेगा। यानी एक मेजर डिफरेंस ये है कि बिल बाय बिल में क्या होता है, जो पेंडिंग इनवॉइस है उस रिसिप्ट, पैसा रिसिप्ट या पे करते समय वो हमारे ऊपर डिसाइड करता है कि जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं उसमें से इनका कौन सा पेंडिंग बिल खत्म किया जाए। जबकि बिल फीफो में क्या होता है, हमें चॉइस नहीं होती, जो जो भी पैसा आ रहा है उसमें जो पहले उधार दिया होगा पहले उसको काटेगा, उसके बाद वाले को काटेगा, उसके बाद चैट बॉक्स में लिख के बताइए, समझ में आया, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्लियर है ये। अच्छा, अब फटाफट इसको भी सीख लेते हैं। अच्छा, ये सर तीसरा जो ऑप्शन है ऑन अकाउंट, इसका क्या यूज होता है। ऑन अकाउंट कभी यूज नहीं किया जाता, बट मैं आपको बता देता हूँ ऑन अकाउंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं होगा। अगर आपने किसी के लेजर में बैलेंसिंग मेथड में ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, तो जब भी परचेज सेल की एंट्री करेंगे तो रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं होगा उधार देते या लेते समय। तो सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा ऑन अकाउंट में ये नहीं मेंटेन हो पाएगा, ये नहीं ट्रैक कर पाओगे कि विपिन जी अगर मेरे 40,000 रुपए से देनदार हैं तो 40,000 रुपए में हमारे और विपिन जी के बीच एक लेन देन हुआ है या कई लेन देन हुए, तो सर ये तो बेकार है। हाँ बेकार है, तो सर दिया ही क्यों, कुछ लोग यूज करते हैं, जनरली यूज नहीं होता है। जनरली बिल बाय बिल या फीफो, उसमें भी ज्यादा बेहतर बिल बाय बिल होता है। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है। तो कल ऑफ रहेगा, मंडे को क्लास होगी, तो मैं सॉफ्टवेयर में अभी नहीं करके दिखा रहा हूँ, मंडे को सभी लोग 3 बजे करेक्ट ज्वाइन होंगे, ध्यान रखिएगा 3 बजे से 3:15 तक। मैं ये एक बार फिर से बताऊंगा, सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और लेजर क्रिएशन मंडे को कंप्लीट हो जाएगा। ये जो बाकी फील्ड्स दिख रही हैं आपको कि भाई यहाँ पर
फ्रीज अप टू का क्या यूज होता है, मील टू का क्या यूज होता है, नॉर्कोटिक्स तो पर्टिकुलर एक फार्मा बिजनेस से है बट वो भी बता देंगे, ठीक है। आपका जीएसटी नंबर के आगे डेट दिया है, इसका क्या यूज होता है, ठीक है। ये लेजर कैटेगरी का क्या यूज होता है, ठीक। ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड क्या होता है, हाइट का क्या यूज होता है, ये सब हम मंडे को सिखा देंगे, ठीक है। ठीक है बिमलेश जी, नंबर व्हाट्सएप पे नंबर भेजिए मुझे अपना। हाँ विपिन जी बताइए। 1 मिनट कर रहा हूँ सर, मीटिंग मीटिंग एंड भी होने वाली है, तो थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स करिएगा, 3 मिनट बचे हैं। कर दिया अनम्यूट, बताइए। सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई सर। ग्रुप पे गई है, देख नहीं लेता आई हूँ मैं, सर। अभी हाँ। डलवा देता हूँ, ठीक हाँ है। सांस हेलो सर। हाँ बताइए सर। सर कह रहा था कि मेरा जो लेजर खोलता हूँ मैं आया हूँ, उस समय बैलेंस अलग होता था, और लेजर की जो जो इंडेक्स इंडेक्स आती है उसके अंदर उसमें लेजर मतलब अकाउंट मतलब बैलेंस बैलेंस अलग होता था, इसका क्या रीजन है सर? उसका मैंने आप लोगों को बता दूंगा, आउटस्टैंडिंग से हमेशा बैलेंस देखा करिए। हेलो हाँ जी। सर, बिल बाय बिल में वो चूज करने का ऑप्शन देगा ना अपने को, पेंडिंग बिल का। हाँ बिल बाय बिल, मोस्टली लोग बिल बाय बिल ही यूज करते हैं। अच्छा सर, फोलियो वाले में सर, फीफो फीफो वाले में। फीफो में क्या होता है, ऑटो एडजस्ट करता है, जब रिसीव होगा पैसा, मानिए मैंने आपको 4 बार सामान बेचा, जी जी। बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, बिल नंबर 4, 40,000 का सामान बेचा, आप मेरे पास आए, क्या सर गौरव सर 25,000 रुपए रख लो, ठीक। तो जब मैं जी रिसिप्ट करूंगा तो 4 पेंडिंग इनवॉइसेस हैं ना आपके, जी तो जी। बिल बाय बिल में तो 25,000 रुपए किस बिल से सेटल करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, उसी से काटूंगा। फीफो में जो पहला बिल होगा वो 25,000 में से पहले वो पैसा एडजस्ट होगा, फिर दूसरे से होगा, उसके बाद बचेगा तीसरे से होगा। सर ये बैलेंस में डिफॉल्ट में क्या रहता है पहले से? बिल बाय बिल। बिल बाय बिल रहता है। जी ठीक है। ठीक है सर। ठीक, चलिए थैंक यू वेरी मच, मैम मीटिंग हेलो एंड हो रही। हाँ जी हेलो। बताइए सर, हाँ जी बताइए सर। हाँ सर, मैं जलपा से बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए। हाँ सर, मेरे को एक तो ग्रुप में ऐड कर लीजिए और रिकॉर्डिंग क्लास नाम क्या है सर आपका? प्रशांत सर। मेरी मीटिंग आईडी किसने दी थी सर? ये मार्ग हेड ऑफिस से दे रखा है सर। ठीक, आपका नाम जलपाई है ना, नाम हाँ क्या है? जी, जलपा के नाम से कर लीजिए सर। ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक। जी, चलिए थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ठीक है। हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, मंडे को एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वैसे भी मेरी मीटिंग थैंक यू, एंड होने वाली, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है धर्मवीर, आप ज्वाइन कहाँ से होते हो? धर्मवीर आप कहाँ से ज्वाइन होते हो, चैट में लिख के बताओ फटाफट। आजादपुर। राकेश जी ने आईडी दी है क्या? राकेश जी ने आईडी दी है क्या धर्मवीर? चलिए ऐड करवाता हूँ। प्रदीप, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है धर्मवीर, ओके मीटिंग एंड कर रहा हूँ। मंडे को मिलते हैं सेम टाइम पे 3 बजे।